नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय अकेडमी सोडोरा के अंदर। आज हम इस वीडियो में करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पूर्व ऐतिहासिक काल का जो क्वेश्चन है, आदि मानव ने पहले यह सीखा, पहिया बनाना, जानवरों को पालना, आबाद जीवन बिताना या फिर आग उत्पन्न करना। तो इसका आंसर होगा डी, आग उत्पन्न करना। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाने की कला की खोज की थी। ऐसा माना जाता है कि पूर्व पाषाण काल में पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग का आविष्कार हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट फाउंड इन इंडिया? भारत में पाया गया पहला पाषाणकालीन स्थान कौन सा है? तो इनमें से बताना है कौन सा है। तिरुनेलवेली तमिलनाडु, कठेवार गुजरात, सोहन नदी बेसिन या अजमेर राजस्थान। तो इसका आंसर होगा सोहन नदी बेसिन, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु नदी की सहायक नदी है जो ये सोहन नदी है, यह वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। और सोहन नदी संस्कृति में भारतीय परंपरा के पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। सोहन नदी घाटी संस्कृति को भारत में पूर्ण पाषाण काल का आदि चरण कहते हैं, क्योंकि यह सर्वप्रथम इसी काल में भारत के अंदर पाषाणकालीन स्थल पाए गए हैं। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं। नेक्स्ट हमारा उसके बाद आता है सैंधव सभ्यता डैश हरियाणा का हाकड़ा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और ये आया है हरियाणा सीईटी के 17/8/2024 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर। तो इसका आंसर है कुनाल, जो हरियाणा का हाकड़ा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल है। और कुनाल हरियाणा का हाकड़ा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल है। यह इस स्थल की खोज 1981 ईस्वी में हुई तथा इसका 1986 तक से शुरू हुआ उत्खनन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की इस अवधि में उत्पन्न हुई। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो किस सदी के अंदर थी, मतलब किस उसकी अवधि क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, एक कांस्य युग की सभ्यता थी जो लगभग 2500 से 1750 तक अस्तित्व में थी। यह काल निर्धारण डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 तिथि निर्धारण द्वारा बताया था। मतलब इस विधि द्वारा ये बताया गया था कि इस ईसा पूर्व थी। क्या थी? सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है? इनमें से बताना है किस विभिन्न स्थलों में समानता पाई गई है। कृषि की प्रथा, नगर योजना, कारीगरी या मोहर। तो जो हड़प्पा के अंदर जो पाई गई है वो मोहरें हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहर। ये क्वेश्चन आया था हमारा HSSC फील्ड इंस्पेक्टर के जो एग्जाम हुआ था 2016 के अंदर शिफ्ट 1 में। मोहरों की प्राप्ति के मामले में हड़प्पा के विभिन्न स्थलों की मोहरों में समानता पाई जाती है। मोहरों पर चित्र लगभग एक जैसे होते हैं जब जिनको शायद व्यापार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा के लोगों के द्वारा नहीं की थी? तो किसकी पूजा नहीं की उन्होंने? विष्णु भगवान की। हड़प्पा वासियों द्वारा विष्णु की आराधना नहीं की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव, मातर देवी, नाग, पीपल आदि की पूजा व आराधना करते थे। और उस टाइम क्या क्या मिली है, जिनका परिणाम अधिक संख्या में नारी की मृण मृत्यु से प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त एक मोहर में स्त्री के गर्भ में एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो संवत पृथ्वी देवी की प्रतिमा जनक चक्र का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? तो भारत का बताना है कौन सा है। राखीगढ़ी, बनावली, भिराना या कुनाल। तो इसका आंसर होगा ए, राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोजा गया? हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल कहाँ खोजा गया है? फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, हिसार या सिरसा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिसार के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? इनमें से बताना है राखीगढ़ी, बनावली, फरीदाबाद या दौलतपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो फरीदाबाद है वो हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता। मोहनजोदाड़ो से मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है? मंदिर, महान स्नानागार, महल या फिर टावर। ये HSSC कंडक्टर का एग्जाम हुआ था और क्लर्क का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आया हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, महान स्नानागार जो मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं थी? तांबा, टिन, लोहा या सीसा। तो
तांबा टीन का वो यूज़ करते थे, तो उनको क्या नहीं पता था, लोहे के बारे में नहीं पता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबा, चांदी, सोना, गोमेद, लाजवड़ व सीसा का ज्ञान था, जबकि लोहा धातु से अपरिचित थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। लोहा किसके द्वारा खोजा गया था? आर्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? इसका आंसर होगा नौरंगाबाद। इनमें से कोई नहीं, दोनों मितथल और नौरंगाबाद। तो इसका ऑप्शन होगा सी। नौरंगाबाद और मितथल दोनों हड़प्पा संस्कृति के साक्षी रहा है, नौरंगाबाद भी और मितथल भी। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानघर कहाँ पर स्थित है? तो ये कालीबंगन में, हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो या फिर लोथल। तो इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो, क्योंकि जो विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मितथल अवस्थित है। सिंधु सभ्यता के जो अवशेष हैं वो वहाँ से प्रसिद्ध मितथल अवस्थित हैं, जिंद जिले में, भिवानी में, हिसार में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मितथल है वो भिवानी जिले के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी मितथल गांव की खुदाई हुई थी 1968 से 73 और 1980 से 86 के पूर्व। हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। भिवानी शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है ये। नौरंगाबाद गाँव के पास है। 2001 में प्रारंभिक खुदाई हुई थी और 2500 साल पुराने सिक्के और औजार, छलनी, खिलौने, मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और जो भिवानी शहर का उल्लेख है ये आईने अकबरी में भी मिलता है, और मुगलों के समय वाणिज्य के एक प्रमुख केंद्र रहा है भिवानी शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की? तो 1924 में बताना है मैंने, किसने की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज? दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, या अलेक्जेंडर कर्निंगम, या फिर RN व्हीलर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय पुरातात्विक विभाग के तत्कालीन निदेशक जॉन मार्शल ने वर्ष 1924 में सिंधु घाटी में की सभ्यता की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? भिरडाना, बनावली, राखीगढ़ या कुनाल। तो सबसे प्राचीनतम जो है वो भिरडाना है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ पर है? भिरडाना एक पुरातात्विक स्थल है जो भारतीय राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। ये आपने याद रखना है, ये कहाँ पर है? फतेहाबाद जिले में, छोटे से गांव में स्थित है। भिरडाना का प्रारंभिक प्रत्यय सिंधु घाटी सभ्यता के समय से पहले की, और जो 8वीं, 7वीं और 8वीं शताब्दी के ईसा पूर्व की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में किस जिले में, कितने जिले में मिली? 5000 साल पुरानी है जो सिंधु घाटी सभ्यता, रांची में, कुरुक्षेत्र, अंगिरस या हिसार। तो ये मिली है हिसार के अंदर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राजा का जो मुकुट है वो मिला है कुनाल से। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट हरियाणा के फतेहाबाद, कुनाल कहाँ पर है? फतेहाबाद जिले के अंदर, कुनाल गांव में पाया गया है। बनावली, राखीगढ़ी, अग्रोहा में भी हरियाणा के सिंधु सभ्यता के स्थल हैं बहुत सारे। उसके बाद है, त्राब्दी ईस्वी से पूर्व हरियाणा नगरीकरण के संबंधित डैश सजावटी आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। कौन थे ये? बनावली, मितथल, रोहतक। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बनावली। जो बनावली है ये हड़प्पन नगरीकरण के संबंधित बनावली सजावटी आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला से के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। बनावली सैंधव सभ्यता या सैंधव स्थल वर्तमान में फतेहाबाद जनपद में स्थित है। फतेहाबाद जिले के अंदर स्थित है ये। पूर्व में हिसार जनपद था। वर्ष 73-74 में RS बिष्ट के द्वारा इस स्थल की खुदाई करवाई गई थी और 3 स्तर से प्रकाश आए थे, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। यहाँ से मूरे, बटखटे, लाजवर्द, कैनियन के मनके, हल की आकृति, तांबे के ब्रगाण आदि यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल डैश के आर्द्र तल के साथ साथ पाए गए हैं। गंगा नदी के घग्गर, हाकड़ा, यमुना नदी या व्यास नदी। जो सिंधु सभ्यता है वो घग्गर नदी के समीप पाई गई है, घग्गड़ हाकड़ा नदी, और इसी के हाकड़ा के नाम पर उसका हड़प्पा संस्कृति इसका नाम पड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल घग्गर हाकड़ा नदी के प्राचीन सरस्वती नदी थी, इसका नाम बदल के घग्गड़ हाकड़ा कर दिया गया था, यहाँ पर पाए गए हैं।
और यहाँ से नगर नियोजन की प्रणाली के लिए भी ये जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। नेक्स्ट है, लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुनें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। गार्डन चाइल्ड, R.D. बनर्जी, डॉक्टर गुहा, जॉन मार्शल, इन्होंने बताना है कि कौन कौन से कहाँ सही थे। गार्डन चाइल्ड जो था सैंधव घाटी सुमेरियन प्रजाति के थे। R.D. बनर्जी सैंधववासी द्रविड़ थे और डॉक्टर गुहा सैंधववासी आर्य प्रजाति के थे। जॉन मार्शल सैंधववासी मंगोलियन प्रजाति के थे। इनमें से ये क्या बताना है, इनके ये दृष्टिकोण थे कि जो गार्डन चाइल्ड थे वो मानते थे कि जो सैंधववासी थे वो सुमेरियन प्रजाति के थे, और जो R.D. बनर्जी थे उनका मानना था कि सैंधववासी द्रविड़ थे। डॉक्टर गुहा का मानना था कि सैंधववासी आर्य प्रजाति के थे, और जॉन मार्शल का मानना था सैंधववासी मंगोलियन प्रजाति के थे। तो इन सभी के अलग अलग क्या थे, विचार थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही सुमेलित नहीं है। ये सारे सही है पर ये डॉक्टर गुहा वाला ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाया गया, जो परिपक्व हड़प्पा काल का था। ये बताना है लहसुन की कली कहाँ से मिली है, बाबरकोट, बालू, भीड़ाना या परमाणा से। तो ये मिली है बालू से। दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का प्राचीनतम साक्ष्य बालू में पाया गया जो हड़प्पा काल का था। यह हरियाणा के कैथल शहर के दक्षिण में स्थित है, जो ये जगह का नाम है बालू। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीनतम पतन है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल। जो लोथल है ये हमारा क्या है, एक प्राचीनतम पतन है, और ये कहाँ पर है, बंदरगाह है, मतलब ये गुजरात के अंदर है। लोथल जो है ये गुजरात के भोगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल लोथल और धोलावीरा कौन से राज्य में है। देखो लोथल कहाँ है, राजस्थान के अंदर, और ये लोथल कहाँ है, गुजरात के अंदर, और धोलावीरा कहाँ है, ये भी गुजरात के अंदर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल और धोलावीरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट एंड चूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। राखीगढ़ी, रीगल क्राउन, कुणाल, जूता हुआ खेत, बनावली सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल। इसमें क्या दे रखे हैं कि कहाँ से कौन कौन सी चीज प्राप्त हुई है उसके बारे में दे रखा है। नेक्स्ट है, 3 तक दे रखे हैं, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा सैंधव स्थल था, जो राखीगढ़ी था वो सबसे बड़ा सैंधव स्थल। कुणाल से रीगल क्राउन मिला है, बनावली से जूता हुआ खेत मिला है, और चौं के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी का स्थल है, तो सबसे पुराना है भीड़ाना। ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था, ये ऑडिटर एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट है, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हड़प्पा साइट इन इंडिया। भारत के अंदर इनमें से कौन सा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, तो ये मैंने अभी बताया है। ये कौन सा स्थल है, हड़प्पा घाटी का कौन सा है, भीड़ाना, और इसमें है राखीगढ़ी। अगर भारत की बात करें तो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। इन क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो कौन सा स्थल सबसे पुराना है, पुराना तो सबसे है, पुराना है भीड़ाना, और सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा है राखीगढ़ी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। पुराने की बात करेंगे तो भीड़ाना, और सबसे बड़े की बात करेंगे तो राखीगढ़ी है सबसे बड़ा। उसके बाद है, यह पाया गया है कि डैश जिले का राखीगढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। प्राचीन स्थलों मतलब बहुत पुराना है, तो ये है हिसार के अंदर। राखीगढ़ी कहाँ है, हिसार के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। रविंदर सिंह बिष्ट मतलब RS बिष्ट जो थे, प्रसिद्ध पुरातात्विकविद रविंदर सिंह बिष्ट ने हिसार के बनावली में डैश सभ्यता पर काम किया। इंडस वैली पर इन्होंने काम किया था, RS बिष्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ डैश सिविलाइजेशन। ये कौन सी, कांस्य युग था, लोह पाषाण युग या फिर डार्क एज, तो ये था कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज। नेक्स्ट है, राखीगढ़ी विच इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज डैश डिस्ट्रिक्ट। जो राखीगढ़ी है वो कहाँ पर है, हिसार जिले के अंदर। दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है। राखीगढ़ी कहाँ पर है, हिसार जिले के अंदर। अब ये काम कंप्लीट हुआ सिंधु सभ्यता वाला। अब नेक्स्ट सभ्यता आई थी वैदिक सभ्यता, जिसके अंदर महाभारत का जिक्र है। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है, कृष्ण, संजय, अर्जुन या वेद व्यास। तो ये लिखी गई थी, महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था, और ये लिखी गई थी वेद व्यास के द्वारा। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है, कर्म, भक्ति, क्रिया या फिर ज्ञान। तो भक्ति। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग भक्ति है, और गीता के अनुसार भगवान से जुड़ने के 3 मार्ग है। पहला कर्मयोग, सबसे पहले भगवत गीता के अंदर कर्म की बात की गई है,
ठीक है। और फिर दूसरा है भक्ति और तीसरा मार्ग है ज्ञान। तो इसमें किसके जुड़ना है? दूसरे मार्ग की बात किया तो भक्ति आएगा, अगर पहले की बात होती तो कर्म, और तीसरा ज्ञान। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न 4 वेदों में से कौन से वेद में माया, जादू और तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है? तो हमारे 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो जो अथर्ववेद है इसमें जादू टोने के बारे में और तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में बताया गया है। 4 वेदों में से सबसे पुराना जो वेद है, प्राचीन वेद है, वो कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद के अंदर क्या है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। इन वेद की ऋचाओं के बारे में पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहते थे। इस वेद के माध्यम से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली? सरस्वती नदी, यमुना नदी, गंगा या फिर कावेरी? तो वैदिक सभ्यता फली फूली सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट है, डैश नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? तो कौन सी नदी है ये? यमुना, सरस्वती, मार्कंडा या साहिबी? तो जितनी भी पुरानी हमारी वैदिक सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादातर सरस्वती नदी का जिक्र है। तो सरस्वती नदी है जो सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता? रावी, चेनाब, मार्कंडा या झेलम? तो जो ये मार्कंडा नदी है ये इन सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता, मार्कंडा नदी। और मार्कंडा नदी कहाँ पर है? अम्बाला के अंदर। वर्तमान में कहाँ है ये? अम्बाला के अंदर। नेक्स्ट है, साहिबी नदी वैदिक काल में कहलाती थी? जो साहिबी नदी थी वैदिक काल में इसको क्या कहा जाता था? द्विशदती। द्विशदती। साहिबी नदी वैदिक काल में द्विशदती नदी कहलाती थी। द्विशदती को घग्गर नदी के नाम से भी जानते हैं। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों की रचना किस भाषा में? यही बताया गया है। वेदों की भाषा किस में हुई रचना? संस्कृत के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया? श्रीमद् भगवत पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, इनमें से बताना है। तो इसका क्या किया था? महाभारत की जब लड़ाई हुई तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। और ये कहाँ दिया था? ज्योतिषर के अंदर। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? अगर हम बात करें भगवत गीता की तो इसके अंदर 18 अध्याय हैं टोटल। महाभारत डैश भाषा में लिखी गई है? ब्राही, हिंदी, संस्कृत या भोजपुरी? तो ये संस्कृत में लिखी गई है। महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई? तो ये 18 दिन चली थी। ये आपको ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें कितने अध्याय हैं? 18 टोटल अध्याय हैं। और ये लड़ाई 18 दिन चली थी। और कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन ही गीता का ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण का सर्वोच्च उपदेश क्या है? भगवत गीता। महाभारत का युद्ध डैश के दौरान हुआ था? तो ये कौन से ईसा पूर्व हुआ था? 900 ईसा पूर्व। कुछ विद्वानों के मत के अनुसार महाभारत का युद्ध 900 के आसपास में, जब किसकी वास्तविक तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। भारत के इस महाकाव्य में भगवत गीता का समावेश है? किसके अंदर है? महाभारत के अंदर। उसके बाद है, सिरसा जिले का प्राचीन नाम था? सरिस्का था, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है? सिरसा जिला जो था उसका नाम सरिस्का था पहले। उसका उल्लेख महाभारत में मिलता है, दिव्यवदान में भी, अष्टधाई में भी, मतलब इन सभी के अंदर मिलता है इसका उल्लेख। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है? तो भगवत गीता के अंदर इसको धर्म क्षेत्र बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला के उस सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संस्कृत भाषा का व्याकरण किया। तक्षशिला के सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति पाणिनि ने संस्कृत भाषा का व्याकरण अष्टाध्यायी नाम से किया था। यह संस्कृत की पहली व्याकरण है। तो इसका नाम क्या है? पाणिनि। किस टाइम था ये? तक्षशिला। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट है, अष्ट संग्रह किसने लिखा है? तो ये लिखा है वारभट्ट ने। इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, महाभारत डैश में लड़ा गया? कुरुक्षेत्र, अयोध्या, करनाल, पानीपत। तो ये कुरुक्षेत्र में लड़ा गया पांडवों और कौरवों के बीच। हिंदू वर्ण व्यवस्था में किसे सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? किसको माना जाता है? गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च माना गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है उपनयन संस्कार क्या होता है? बच्चे का औपचारिक नामकरण, बच्चे के लिए सूर्य व चंद्र दर्शन का औपचारिक विद्वान, बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार। तो उपनयन क्या होता है? बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है हिंदू पुराणों में किसे गणेश जी का गजदंत तोड़ा जिसने गणेश जी को एक दंत की उपाधि मिली? परशुराम ने, शिव ने, ब्रह्मा या पार्वती? तो जो गणेश जी थे उनके गजदंत को किसने तोड़ा था? परशुराम ने। भगवान परशुराम के प्रहार से मिला। पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी के परम भक्त परशुराम भोलेनाथ से मिलने आए थे। उस समय कैलाशपति ध्यानमग्न थे। गणेश जी ने परशुराम को मिलने से रोक लिया। परशुराम जी ने उन्हें कहा कि वे बिना मिले नहीं जाएंगे। तब परशुराम जी का धैर्य टूटा और उनके मध्य भीषण युद्ध हुआ। परशुराम ने गणेश जी पर शिव जी से प्राप्त फरसे से वार किए जिससे उनका एक दांत टूट गया और उन्हें एक दंत की उपाधि मिली। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? देवव्रत, परीक्षित, उपमन्यु या राजन्य? तो इसका नाम क्या था? देवव्रत। नेक्स्ट है प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्मस्थल पर किस कला विधा का नाम पड़ा? गोंड, मिथिला, मंडोला या वंशरी? तो मिथिला। तो ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण में सीता रामचरित के जन्म स्थान पर मिथिला कला विधि का, ये जो मिथिला है ये एक आर्ट फॉर्म है। इसका नाम कहाँ से प्राप्त हुआ? मिथिला से, क्योंकि मिथिला के अंदर सीता का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बौद्ध, जैन, भागवत और शैव धर्म के बारे में बात करेंगे। बोध गया जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर, उत्तर प्रदेश, बिहार या कर्नाटक? तो बोध गया जो स्थान है ये कहाँ है? बिहार के अंदर। बौद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बोध गया बिहार राज्य के गया जिले में अवस्थित है। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही वृक्ष बाद में बोधित्व कहलाया, जिसको बाद में मुगलों के द्वारा कटवा दिया गया था। नेक्स्ट है मध्यम निकाय और दिव्यवादन साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी है वे डैश साहित्य है? हरियाणवी, जैन, बौद्ध या बंगाली? जो मध्यम निकाय और दिव्यवादन है ये बौद्ध साहित्य है और इनमें बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। मध्यम निकाय और दिव्यवादन डैश साहित्य है? तो ये मैंने बता दिया कौन से है, ये बौद्ध धर्म के हैं, बुद्धिस्ट। नेक्स्ट है 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध समिति राजगृह में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र, महाकश्यप, महासंगिम या किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन सप्तकर्णी गुफा राजगीर में 483 ईसा पूर्व की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में करवाया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धमान महावीर का निर्माण कब हुआ? अब ये जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। जैन धर्म के अनुयायी जो सबसे प्रसिद्ध जो उनके तीर्थकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी, वर्धमान महावीर भी उनको बोल सकते हैं। तो इनका निर्माण कब हुआ? इनका निर्माण हुआ 527 BCE, ठीक है, ईसा पूर्व। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे ये महावीर स्वामी। इनका निर्माण बिहार राज्य के पावापुरी में। ये भी याद रखना, देखो जैन धर्म जो है वो भी बिहार से रिलेटेड है और जो बौद्ध धर्म है वो भी बिहार से ही रिलेटेड है। और महावीर का जन्म कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके जुम्बिक ग्राम के पास हुआ। रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उन्हें, ये आपने याद रखना है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल शामिल थे। महावीर स्वामी के जन्म स्थल का क्या नाम है? लुम्बिनी, वैशाली, गया या फिर कन्नौज? जो इनका नाम क्या है? वैशाली। और जो बौद्ध धर्म के जो हमारे बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी वन के अंदर और इनका हुआ था महावीर स्वामी का वैशाली के अंदर। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में बौद्धों द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी? पाठशालाओं में, मंदिरों में, मठों में या नदी के किनारे? तो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो कहाँ पर शिक्षा देते थे? मठों में। प्राचीन भारत में मठ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। बौद्धों को शिक्षा मठों एवं विहारों में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा दी जाती थी। प्रवज्य संस्कार बौद्ध दर्शन की छात्र को प्रवेश कराने के समय होने वाले एक विशेष प्रकार का संस्कार था। बुद्ध ने अपने प्रथम वचन कहाँ दिए? तो ये दिए थे सारनाथ के अंदर। नेक्स्ट है बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल है? कुरु और पांचाल, कौशल और वज्जी, सूरसेन और अवंती, अस्मक और वत्स? तो कुरु और पांचाल
तो इसका आंसर ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? बुद्ध, धम्म, अहिंसा। तो अहिंसा के बारे में उन्होंने बात नहीं की। बुद्ध, धम्म और संघ, इनको ही मानते थे। 3 रत्न थे इनके, बुद्ध, धम्म और संघ शामिल है। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा व सिद्धांत त्रिरत्न, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील इत्यादि है। नेक्स्ट है, किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखा गया और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया? तो त्रिपिटक के बारे में किनकी शिक्षाओं को लिखा गया? महात्मा बुद्ध की। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 16 महाजनपद, इनके बारे में बात करेंगे। मत्स्य महाजनपद की राजधानी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए विराटनगर। बुद्ध के जन्म से पूर्व, जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उससे पूर्व 6 ईसा पूर्व के भारत में 16 महाजनपद हुए हैं। मतलब जो भारत था हमारा, ये 16 उनमें बटा हुआ था। ठीक है, और इनकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। देखो महाजनपद कौन कौन से थे? मत्स्य विराटनगर, शूरसेन मथुरा, वत्स कौसंबी, काशी, वाराणसी, ये 4 दे रखे हैं। पर ये टोटल कितने थे? 16 थे, जिनमें मगध जो था सबसे शक्तिशाली था। अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का ये पुत्र था अजातशत्रु। तो ये बिंबिसार का, और अपने पिता की हत्या कर अजातशत्रु पुणे मगध की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट है, किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया? तो ये किया था झेलम नदी के तट पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद मौर्य और मौर्योत्तर काल के बारे में हम बात करेंगे। वह अभिलेख जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों के बारे में विवरण मिला है, तो ये कौन सा है? खारवेल के अभियानों के बारे में किसमें विवरण दिया गया है? हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में। नेक्स्ट है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश का संस्थापक जो था महापद्मानंद था, जिसको बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और उसको मार के मौर्य वंश की नींव डाली थी। सम्राट अशोक डैश के पुत्र थे? राजा चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंदुसार या संप्रति। तो ये राजा बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक। सीरिया के सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मैग्नेस्थिस डैश के दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। कौन सा? सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र या फिर कन्नौज। तो जो सम्राट अशोक थे इनकी राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, अशोक स्तंभ पर किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी, गुप्त लिपि, ब्राह्मी या फिर उर्दू। तो अशोक स्तंभ पर किस में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में। उसके बाद हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए? अशोक स्तंभ, चनेटी स्तूप, सांची स्तूप, थानेश्वर। तो सांची जो स्तूप है उसके अंदर हरियाणा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अशोक स्तंभ पर भी हैं, चनेटी स्तूप यमुनानगर में इसके अंदर भी है, और थानेश्वर ये कुरुक्षेत्र के अंदर, इसके अंदर भी क्या पाए गए हैं? हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य मिले हैं। तो सांची स्तूप पर नहीं मिले। सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के बारे में पुष्टि करता है। नेक्स्ट है मेरा, अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार की पुष्टि कौन करता है? सांची का स्तूप। मतलब जो बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की अगर मैं बात करूँ तो ये सांची के स्तूप में बताया गया है। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने के लिए मार्गदर्शन किया? तो कौटिल्य ने किया था चंद्रगुप्त मौर्य का, उससे महापद्मानंद से अपना बदला लेने के लिए। और इनको एक अर्थशास्त्री का, ये कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी, जो राजनीति शास्त्र के एक अग्रणी पुस्तक मानी जाती है। डैश की लड़ाई भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी और खूनी लड़ाई है? प्लासी की, वांडीवाश, कलिंग या फिर बक्सर। तो किसकी लड़ाई थी? कलिंग की लड़ाई, जिसके अंदर क्या हुआ था? अशोक ने इतना खून खराबा देख के उसका मन खराब हो गया था और उसने इसको अपना के इस युद्ध नीति का त्याग करके धम्म की नीति अपनाई थी उसने। उसके बाद है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो ये की थी चाणक्य ने, और चाणक्य को ही कौटिल्य बोला जाता है। नेक्स्ट है, ग्रीक राजदूत मैग्नेस्थिस की पुस्तक कौन सी है? द रिपब्लिक पॉइंट ऑफ इंडिया या फिर इंडिका। तो मैग्नेस्थिस की बुक क्या नाम है? इंडिका। नेक्स्ट हम बात करेंगे संगम काल की। इसमें से क्वेश्चन आया है, प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथों के अनुसार गांव में रहने वाले बड़े भूमालिकों को क्या कहा जाता है? उज्वर, इडमई, वेल्लोर,
तो वेल्लोर कहा जाता है। नेक्स्ट है गुप्त काल और गुप्तोत्तर गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल की। बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में अस्थान कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ, पानीपत, स्वर्णप्रस्थ या थानेश्वर? तो कौन सा स्थान था हर्षवर्धन का? थानेश्वर। हर्षवर्धन का संबंध थानेश्वर के वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से था। 606 में हर्षवर्धन को थानेश्वर की गद्दी पर बिठाया गया और हर्षवर्धन जब राजगद्दी पर आसीन हुआ तब इसकी राजधानी थानेश्वर थी। बाद में उसने अपनी राजधानी कन्नौज कर ली और 647 में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। 606 में ये गद्दी पर बैठा, 47 में उसकी मृत्यु हुई। बानसेखेड़ा अभिलेख में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। कहाँ पर? बानसेखेड़ा अभिलेख के अंदर। राजा हर्षवर्धन डैश के पुत्र थे? कृष्णवर्धन, चंद्रवर्धन, प्रभाकरवर्धन। तो प्रभाकरवर्धन के 2 बेटे थे, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। राज्यवर्धन को बाद में मार दिया गया था और हर्षवर्धन ने राजपाट संभाला था। उसके बाद है राजा पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को हराया। कहाँ के राजवंश से था ये? तो ये था चालुक्य वंश से। कहाँ से था? चालुक्य वंश से। नेक्स्ट है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ये चालुक्य वंश का था। नेक्स्ट है राजा हर्षवर्धन ने अपने डैश को अपनी राजधानी बनाया। तो किसको बनाया था? कन्नौज को। पहले क्या थी इसकी? थानेश्वर थी। नेक्स्ट है बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में क्या था? अस्थान कवि, दरबारी कवि बोल सकते हैं इसको। तो बाणभट्ट क्या था? हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि था। नेक्स्ट है राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन था? तो मैंने अभी बताया, ये कौन था? बाणभट्ट। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की भाषा क्या है? जो समुद्रगुप्त था इसके शिलालेख की जो भाषा है वो संस्कृत थी। तो ऑप्शन नंबर बी। रघुवंश और कुमार संभव की कृतियाँ क्या है? इनमें से बतानी है। चालुक्य, तुलसीदास, कालिदास या वाल्मीकि? तो ये थी कालिदास। थानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्धन ने किन विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया? मुगल, डच, हूण या शक? तो इसने किनको किया था? हूणों को। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियों दर्ज की गई है? समुद्रगुप्त की या फिर चंद्रगुप्त मौर्य की? किसकी? तो इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। इस शिलालेख में समुद्रगुप्त की विजयों और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का उल्लेख है। इस शिलालेख में के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर में 9 राजाओं, दक्षिण में 12 राजाओं को पराजित किया है और सभी आर्कटिक राज्यों को सहायक राज्य बना लिया। यह चंपू काव्य शैली में लिखा गया है। कहाँ पर है? इलाहाबाद स्तंभ, यूपी के अंदर है ये। उसके बाद है बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? तो ये हर्षवर्धन के राजकवि और मित्र थे। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे? तो ये बता दिया, बाणभट्ट। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा, जिसमें उसने हर्षवर्धन के विजयों के बारे में लिखा है। बाणभट्ट कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे। हर्षचरित से हर्ष के जीवन व संघर्ष के समय में भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हर्षचरित बाणभट्ट का ऐतिहासिक महाकाव्य है। ह्वेन-त्सांग के शासनकाल किसके शासनकाल में भारत आया? इंदिरा गांधी, हर्षवर्धन, शाहजहां या वाजपेयी? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन-त्सांग भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इतिहास में उल्लेख मिलता है कि डैश चीनी विद्वान राजा हर्ष के शासनकाल में थानेसर आए थे। तो ये कौन थे? ह्वेन-त्सांग, जिसके बारे में अभी बात की। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट है थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी थी? तो थानेश्वर किसकी थी? हर्षवर्धन की। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने थानेश्वर को डैश में शासन किया? तो 606 से 647। 606 में राजगद्दी पर बैठा और 647 में मारा गया। प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा किसका शासक था? तो थानेश्वर का। इसके बाद उसका बेटा आया हर्षवर्धन, जिसने थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी बदली। उसके बाद गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य डैश के पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। तो किसने किया था?
हूणों ने। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी में हूणों ने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। किसने किया था? प्रतिहारों ने। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेश्वर के आसपास डैश थी, तो कुरुक्षेत्र। थानेश्वर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है, तो अभी थानेसर है इसका वर्तमान में नाम, पहले इसको थानेश्वर बोला जाता था, तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है, डैशवर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। उसके बाद हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र एक संस्कृत कवि द्वारा लिखी गई, उसका संबंध थानेसर से वर्णित है, तो इसके दरबारी कवि बाणभट्ट थे, तो उन्हीं के द्वारा ये लिखी गई है। चीनी यात्री ह्वेंसुआंग कब आया था? तो ये आया था 634 से 644 तक, ये भारत के अंदर रहा है। ऑप्शन बी। ह्वेंसुआंग डैश के शासनकाल में, किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, तो ऑप्शन ए। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में क्या था? दरबारी कवि था, अस्थाना कवि भी इसको बोल सकते हैं। बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में, ये बता दिया हर्षवर्धन। राजा विक्रमादित्य किस वंश के थे? तो जो राजा विक्रमादित्य है वो थे राजा गुप्त वंश के से संबंधित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवव्रत, परम भागवत तथा विक्रमादित्य जैसी अनेक उपाधियां धारण की थी। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। ह्वेंसुआंग के अनुसार 6ठी शताब्दी में सबसे अधिक बौद्ध मठ किस स्थान पर थे? तो ये थानेसर के अंदर थे। फाहियान भारत की यात्रा करने वाला पहला भिक्षु था, तो ये कौन सा भिक्षु था? चीनी यात्री था, ये बौद्ध भिक्षु था ये, और ये चीन से आया था। नेक्स्ट है, ह्वेंसुआंग एक यात्री था, तो ये भी चीनी यात्री था ह्वेंसुआंग। पुलकेशिन द्वितीय किस युद्ध में मंगलेश्वर का वध किया? तो इसने किया था एलवितो सिमिंगे। चालुक्य वंश के महान शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद है, धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित हैं? तो ये थे परमार से। नेक्स्ट है, किसने थानेश्वर शहर के पास थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया? तो ये करवाया था पुष्यभूति ने। किसने कराया था? पुष्यभूति ने। और जो थानेश्वर शहर के पास थानेश्वर महादेव मंदिर है, इसका निर्माण पुष्यभूति ने करवाया। पुष्यभूति ने वर्धन वंश की नींव डाली, जबकि वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। उसके बाद राजा हर्षवर्धन के एक प्रसिद्ध नाटक है, वो लिखा, कौन सा है? नागानंद और प्रियदर्शनी, इनकी रत्नावली प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन की अनेक अलग अलग प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन बी। रत्नावली ये भी किसकी है? रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? हर्षवर्धन की। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? तो ये लिखा है कालिदास ने। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा रचित है। देवीचंद गुप्तम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विशाखदत्त। देवीचंद्र गुप्तम, तो विशाखदत्त। ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 1/11/2021 में जो हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने क्या लिखा था? कालिदास ने क्या लिखी थी? महाभारत, रामायण, हर्षचरित या रघुवंश? तो रघुवंश। कालिदास की महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो रचनाएं थी उनको देख लीजिए एक बार। देखो कौन कौन सी थी। मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका, अग्निमित्रम तथा ऋतु संहार, ये सारी किसकी हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। कुमार संभव डैश के द्वारा लिखा गया है, तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है कुमार संभव भी। 800 से 1200 ईस्वी के राजनीतिक या सामाजिक स्थिति क्या थी उसके बारे में देखेंगे। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का डैश निर्माण राजाओं ने किया था? तो ये किया था पल्लव राजो, जो पल्लव थे उन्होंने किया था। तमिलनाडु के महाबलीपुरम के स्मारकों और समूह का निर्माण पल्लव राजाओं ने कराया था। इसकी स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम ने प्रारंभ की। पल्लव कालीन शैलियों को क्रमश महेंद्र शैली, माल्लम शैली, राज सिंह शैली में विभाजित किया गया है। ये सारे कहाँ हैं? साउथ में। राजा पृथ्वीराज डैश राजवंश के शासक थे? तो जो ये चौहान वंश के थे पृथ्वीराज। उसके बाद है
तराइन की युद्ध, जो ये पृथ्वीराज चौहान थे, इनका युद्ध हुआ था किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। और पहली लड़ाई में तो ये जीत जाते हैं, दूसरी में ये हार जाते हैं। उसके बाद तराइन की दूसरी लड़ाई में हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। ये आगे इस क्वेश्चन में बात की गई है इसी लड़ाई की। तराइन का पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। दूसरी लड़ाई दोबारा इन्हीं के बीच हुई। तो पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरी लड़ाई में ये हार गए थे। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी में निम्न में से किसे हांसी किले का पुनर्निर्माण करवाया? तो ये करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। असीरगढ़ का किला इसको बोलते हैं हम, इसे असीरगढ़ का किला भी कहा जाता है। ये 12वीं शताब्दी में बना था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हांसी का किला कब बनवाया गया था? 12वीं शताब्दी में। और किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया? तो जो महमूद गजनवी था, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। और ये किया था इसने थानेश्वर पर 1014 के अंदर। और इसने 1000 से 1027 के बीच कुल 17 बार आक्रमण किया है भारत पर। डैश निर्णायक था और उसने उत्तरी भारत के मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी। तो तराइन का युद्ध था जो स्टार्टिंग में सबसे पहला युद्ध हुआ था मुगलों के बीच, और ये उत्तरी भारत के अंदर मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी तराइन के युद्ध ने। उसके बाद था तोमर वंश का अंतिम राजा कौन था? तो जो तोमर वंश था उसने जिसने दिल्ली पर सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया, तो यह था अनंगपाल। कौन था? तोमर वंश का शासक था ये अनंगपाल। उसके बाद किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ? तराइन, हल्दी घाटी, कुरुक्षेत्र, पानीपत। तो तराइन के युद्ध 1991 और 1992। पहला युद्ध हुआ था 1991, दूसरा युद्ध हुआ था 1992 में। तराइन की पहली लड़ाई किसने जीती? तराइन की पहली लड़ाई किसने जीती? पृथ्वीराज चौहान ने। और दूसरी किसने जीती? मोहम्मद गोरी ने। तराइन की पहली लड़ाई किसकी हार हुई? मोहम्मद गोरी की। तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती? पृथ्वीराज चौहान। दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? मोहम्मद गोरी ने। और पहली पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट है तराइन की दूसरी लड़ाई हार गई थी, ये भी वही बता दिया मैंने। वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 से 126 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो ये मोहम्मद बिन महमूद गजनी था। उसके बाद एक नृत्य मुद्रा के नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है? तो नटराज की मूर्ति जो है वो किससे संबंधित है? शिव से, भगवान शिव से संबंधित है। उसके बाद है किस राजवंश ने तमिलनाडु में महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण कराया? तो मैंने बताया पल्लवों ने करवाया था, पल्लव राजाओं ने। तो ऑप्शन सी। गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और हांसी में स्थित असीरगढ़ का किला भी 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनवाया गया था। विक्रमशिला महाविहार किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये धर्मपाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है खजुराहो स्मारक है। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के अंदर है, और ये ऑप्शन नंबर ए। खजुराहो मध्य प्रदेश प्रांत के स्थित ऐतिहासिक स्थल है। प्राचीन काल में से खजूरपुरा यह खजूर वाहिका के नाम से जाना जाता है। यह प्रमुख जैन व हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जो खजुराहो स्मारक स्थान है, ये जैन मंदिर है यहाँ पर, और हिंदू मंदिरों के लिए। ये चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बाद के बीच निर्मित किया। यहाँ कंदारिया महादेव शिव सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है। याद रखना है, कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो में सबसे बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट है साहित्य व साहित्यकार व कला एवं संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन। सूचना का अधिकार RTI एक्ट कब मिला था? 2005 में। इसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं, भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू किया। यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक प्राधिकरणों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। अगर कोई भी आम नागरिक की सरकार से किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो RTI एक्ट के तहत उनसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है चंद्र बरदाई किसके राजकवि थे? तो ये चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। जैसे बाणभट्ट किसके थे? हर्षवर्धन के। ऐसे चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से बताना है। इसका प्रथम अध्याय लेखक के जीवन और परिवार से समर्पित है। 5वां अध्याय हर्षवर्धन के पूर्वजों से संबंधित है। 6ठा 7वां हर्षवर्धन के युद्धों विजयों से संबंधित है। अंतिम अध्याय विंध्य के जंगलों में रहने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का विवरण देते हैं। तो ये सारे वैसे तो सही हैं, पर ऑप्शन नंबर बी जो है हर्षवर्धन के पूर्वजों के बारे में नहीं बताया। जो हर्षचरित्र है उसमें सिर्फ हर्षवर्धन के बारे में ही उल्लेख किया गया है बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा
पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? तो ये लिखी है चंद्रप्रदायी ने। पृथ्वीराज रासो मतलब पृथ्वीराज चौहान के बारे में इसमें वर्णन है। चंद्रप्रदायी ने लिखी है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन ए। बुद्ध चरित्र में रचयिता कौन है? बुद्ध चरित्र के रचयिता है अश्वघोष। इसका आंसर होगा अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष। यह एक सर्ववादी और बौद्ध दार्शनिक और कवि थे। इन्होंने सोदरानंद तथा सारस्वत प्रकरण की भी रचना की है। कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवनकाल अपने किस ग्रंथ में लिखा? बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में लिखा है। बाणभट्ट डैश की जीवनी है? बाणभट्ट ने किसकी जीवनी लिखी? हर्षवर्धन की। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा है? हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा। रिपीट है कुछ क्वेश्चन इसके अंदर। कादम्बरी किसकी के रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट है। तो कादम्बरी जो है वो भी हर्षवर्धन के जीवन काल से रिलेटेड है। तो इसके अंदर भी क्या है? बाणभट्ट। गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखी गई है? तो ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है और इसकी रचना सातवाहन राजा हाल द्वारा की गई है। इस काव्य में सामान्य लोक जीवन का चित्रण है। क्या है ये? गाथा सप्तशती, प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट है किसने ऐहोल की वास्तुकला को भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल बताया है? तो ये बताया पर्सी ब्राउन ने। पर्सी ब्राउन ने ऐहोल की वास्तुकला को भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल बताया है क्योंकि यह कला और संस्कृति दोनों का केंद्र है। ऐहोल को भारतीय मंदिरों की वास्तुकला में पालने के रूप में जाना जाता है। अजंता एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं में किस धर्म के संबंधित मूर्तियां और भित्ति चित्र मिलते हैं? अजंता की गुफाओं में हमें जो अजंता की गुफाएं हैं इनके अंदर बौद्ध, हिंदू, जैन इन सभी के मिलते हैं। तो ये ऑप्शन डी आएगा इसका। और इसके अंदर ये गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र के अंदर है। जो अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के अंदर है और औरंगाबाद के पास वडोदरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला में राकट गुफाओं में की एक श्रृंखला के रूप में है। इसके अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं जिसमें कुल 29 गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा में 34 गुफाएं हैं जिनमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया? छत्रसाल, परमार वंश, चंदेल वंश के राजाओं ने। तो खजुराहो जो मंदिर थे इनका करवाया है चंदेल वंश के राजाओं ने। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। इन मंदिरों का निर्माण 900 से 1300 ईस्वी के बीच कराया गया। इन मंदिरों का पहला उल्लेख अबू रेहान अल बुरूनी ने इब्न बतूता इन पुस्तकों में किया है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के मंदिरों का एक अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति की विविधता और जीवन प्रणाली को दर्शाते हैं। देखो भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं वो दो प्रणालियों में, एक तो नागर शैली में, एक द्रविड़ शैली में। ये दो तरह से है। एक पंचायतन शैली हमने पढ़ा ऊपर, उसके अंदर क्या था, उसमें बीच में एक मंदिर होता है और उसके चारों कोणों पे एक बड़ा मंदिर बीच में और चारों कोणों पे भी छोटे छोटे मंदिर होते हैं। उसको पंचायतन शैली कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोणार्क के उड़ीसा के अंदर स्थित है और ये उड़ीसा के पुरी जिले में कोणार्क नगर में स्थित है और इसका गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। मीनाक्षी मंदिर पूछ रखा है कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के अंदर है। ये भी याद रखना है आपने, तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। इसका राजा कुलशेखर पांड्यान ने करवाया था इसका निर्माण। तो कहाँ पर है? तमिलनाडु के मदुरई के अंदर। नेक्स्ट है, गाने में लय लाने के लिए प्रयुक्त बजाया जाने वाला मिट्टी का घड़ा क्या कहलाता है? तो घड़ा ही बोलते हैं इसको। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा घड़े को बजाते हैं, तो गाने में लय लाने के लिए बजाया जाने वाला मिट्टी का घड़ा ही कहलाता है। नेक्स्ट है, बेबीलोनिया का हैंगिंग गार्डन किसके द्वारा बनवाया गया? तो इसका आंसर है नेबूचडनेस्सर। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है HSSC CET के अंदर। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे कोई नहीं इनमें से। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक विजयलय को माना जाता है। इसने 9वीं शताब्दी में एक साम्राज्य की स्थापना की। विजयलय पल्लव शासकों का सामंत था। ये याद रखना है आपने। ये हमने कंप्लीट किया है प्राचीन भारत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है इससे रिलेटेड जितने भी हमारे अब तक हरियाणा के HSSC द्वारा जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं
पिछले पुराने पेपर्स के अंदर, वो हमने सारे कंप्लीट किए हैं इस वीडियो के अंदर। ऐसे ही हम आगे मिडीवल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मिडीवल हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। ऐसे जितने भी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जितने भी क्वेश्चन अब तक HSSC के द्वारा पूछे गए हैं वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।